हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। हम एक केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर इक्विलिब्रियम के 4 ग्राफ, जिसके अंदर पहले ग्राफ में रेट कांस्टेंट के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हमेशा इक्वल होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इक्वल नहीं होती है, वो कुछ भी हो सकती है। 4%, 96%, 99%, 1%, 50%, 50%, 60-40, कुछ भी परसेंटेज के ऊपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। रिएक्टेंट ज्यादा बच गए, प्रोडक्ट कम बने, या प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, रिएक्टेंट कम बने, कम बचे, तो इस तरह से किसी भी स्टेज के ऊपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है। दैट वर द 4 ग्राफ्स। और हम यहाँ पर एक और चीज आपको मेंशन करवा दूं कि हम इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक वाला इक्विलिब्रियम ही केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं और उसी की स्टडी करते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टू फॉर्म द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, वाइस वर्सा। उल्टा भी चलता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। नो चेंज इन द कंसंट्रेशन आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। टाइम बीतने के साथ कोई चेंज नहीं आता, यही इक्विलिब्रियम है, ये हम जानते हैं। ऑल द माइक्रो प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी एंड कलर, ये सारी चीजें सेम रहती हैं, कांस्टेंट होती हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये नहीं बदलती। ठीक है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है? लेट आफ्टर 75% ऑफ कन्वर्जन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। 75%, एक नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया बनाएंगे और 75% कन्वर्ट हो चुके हैं रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी रिएक्टेंट हमारे 75% यूज हो चुके हैं। और इसके बाद क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ये सब कुछ गिवन है। द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन नाइट्रोजन 0.2 थी, हाइड्रोजन की थी 0.6। और डेफिनेट सी बात है, इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती, शुरू में प्रोडक्ट तो नहीं बना था ना, तो प्रोडक्ट तो जीरो था। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं नीचे वाली परसेंट। ये आपको गिवन है, नीचे वाली आपको खुद निकालनी है, वो दे रखी है लेकिन वो खुद निकालनी है परसेंट के हिसाब से। एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है मुझे कि ये कैसे निकलेगी नीचे वाली? 0.2 मोलैरिटी है नाइट्रोजन की, 75% नाइट्रोजन यूज हो चुकी है, बचेगी कितनी? 25%। 0.2 का 75% यूज कर दो और 25%, 25% जो है वो यहाँ पर बच जाएगी। तो नीचे जो आंसर दे रखा है वो 25% के लिए दे रखा है। ठीक है, कैसे निकलेगी अब वो ध्यान से देखना। और ये सभी न्यूमेरिकल्स में, इक्विलिब्रियम के सभी न्यूमेरिकल्स में ये करना आना ही चाहिए। अगर ये नहीं करना आता, समझ लेना इक्विलिब्रियम नहीं आता आपको, सीधी और साफ चीज। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा इसको, जो मैं करके आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना बेटा। जैसे मान लो हमें ये पता है फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ हम बैलेंस इक्वेशन को ही देखेंगे। तो देखो इन्होंने बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया 1 मोल से। तो मुझे पता है 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनता है? भाई 2 मोल अमोनिया बनता है। यस, ये लाइन समझ में आई जो मैंने लिखी है? यस और नोट, जल्दी से बताइए। ये लाइन समझ में आ गई बेटा? सीधी गिवन है, आप किसी भी दो चीजों को उठा सकते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसको उठाना है, हम सबको उठा के करके दिखाएंगे। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन से इतना, मुझे दिया कितना है? 0.2 मोल दे रखा है, ये देख लो ध्यान से, 0.2 मोल। तो क्या करूं मैं यहाँ पर? 0.1 की वैल्यू पता है, तो 0.2 मोल के लिए मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.2 इक्वल आएगा 0.4 मोल। इतना मोल क्या बनेगा? अगर मैं 0.2 मोल नाइट्रोजन लेता हूं तो 0.4 मोल अमोनिया बनना चाहिए। बट ये कब बनेगा? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहां उसने बोला 75% का कंप्लीट हुई है, तो यानी 75% कंप्लीट हो चुकी, तो 75% प्रोडक्ट बन चुके हैं। याद रख लेना, कंप्लीट का मतलब 75% प्रोडक्ट बन चुके हैं, और रिएक्टेंट जो है वो 25% बच गए हैं। परसेंट तो सेम ही रहेगा ना, 25% रिएक्टेंट बचे हैं, 75% रिएक्टेंट यूज हो चुके हैं, और 75% प्रोडक्ट बन चुके हैं। नंबर ऑफ मोल की बात नहीं कर रहा मैं कि 75%
100 में से कितना, जितना भी मोल बनता है प्रोडक्ट का वो 100 में से 75 बन चुका है। तो 2 मोल में से कितना बनेगा, या 0.4 मोल में से कितना बनेगा। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये 75 और 25% जो बता रहा हूं ये परसेंट है। तो 0.4 का 0.4 का 75% निकाल लो भाई। परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा हुआ है, ये पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा देता हूं। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 वंजा 4 वंजा, कितना आ गया भाई, 0.3। यस, ये समझ में आया। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। आप लोगों के माइक भी ऑन है बेटा, आप माइक से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक पता लग गया होगा, परसेंट ही निकाल रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे। पर क्या ये सेम परसेंटेज, यानी कि 75% अब मैंने निकाल लिया, ये 75% है किसका, अमोनिया का। ठीक है, NH3 का अमाउंट आ गया 75% के हिसाब से। अब क्या मैं सेम परसेंटेज क्या क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन से निकाल सकता हूँ। तो चलिए उसको चेक करते हैं। अब हाइड्रोजन से सेम परसेंटेज को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या कह रहा हूँ, बैलेंस्ड इक्वेशन देखना बेटा। 3 मोल H2 required will make, not required, will make 2 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया तो 2 ही मोल बनने वाला है दोनों केसेस में। ठीक है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3। और कितना दिया हुआ है, 0.6 दे रखा है। ध्यान से देखो, ये 0.6 मोल है मेरे पास। 0.6 मोल किसका है, हाइड्रोजन का, उसने दिया है। ये गिवन वाली लाइन है, इनिशियल वाली सारी कंडीशन गिवन है। तो 0.6 मोल से कितना हाइड्रोजन बनेगा, 2/3 मल्टीप्लाई में 0.6, 10 लग गया नीचे, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4/10, कितना हो गया 0.4। तो ये आ गया, इस तरफ आ जाता है 0.4 अमोनिया बन गया। अब इसका 75% निकालें तो 0.4 ही यहाँ पे बन रहा था। इसका 75% हमने निकाला तो कितना निकला, 0.3। तो इससे भी 0.3 निकलेगा। यस, ये समझ में आया सबको। तो प्रोडक्ट तो दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे तभी तो उतना बनेगा ना, तो प्रोडक्ट तो हमेशा उतना ही बनेगा और उतनी कंसंट्रेशन निकलेगी। यानी कि सीधी सी बात यह है कि 0.3% अमोनिया जो है वो बन जाएगा। कितने परसेंट में, 75% के अंदर। इक्विलिब्रियम 75% पे अगर बन रहा है तो 0.3 अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो ये सारी कंसंट्रेशन जो है वो 75% के ऊपर दे रखी है। ये समझ में आया। तो 0.2 का, अब आपको 0.2 का भी अगर परसेंटेज निकालना हो, सोचो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूं। उसने बोला था 0.2 मोल है। ठीक है, क्या है 0.2 मोल, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन 0.2 मोल है। तो 0.2 मोल का अगर मैं 75% यूज हो चुका है तो उसको निकालूं, इसका 75%, तो कैसे निकलेगा, 0.2 मल्टीप्लाई में 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये पॉइंट का लग गया 10, मल्टीप्लाई में आएगा ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना आया 3/20। 3/20 कितना होता है भाई, 1.5, तो 0.15। यस, ये समझ में आया बेटा सबको। 3/2 होता है 1.5, मल्टीप्लाई में 10 था 20 का, तो 0.15 आ गया। यस, तो क्या यहाँ पर 0.15 कंसंट्रेशन दे रखी है क्या, अब ये देखने वाली बात है। ये कंसंट्रेशन तो 0.05 दे रखी है, 0.15 नहीं है। क्या गलती की है मैंने, बता सकता है कोई, किसी को समझ में आया ये कि मैंने गलत कर दिया, क्या मैंने सही किया, ये भी बता देता हूँ। कोई बता सकता है बेटा। सभी लोग सो रहे हैं, ठंड लग रही है क्या, बोलने में ठंड नहीं लगती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाहर बैठने में आराम से मेरी तरह अगर आप फेस शो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी रजाई में बैठ के भी लेक्चर लगाया जा सकता है। एक नोटबुक पकड़ो हाथ में, रजाई में बैठिए, आराम से हेडफोन लगाइए और लिखते रहिए और नोट करते रहिए। पिछला पेज ही शो हो रहा है बेटा, अभी आ रहे हैं ना बेटा, अभी पिछला पेज ही शो हो रहा है। दैट इज इट। अब बताइए कुछ और, एनीवन एल्स। वो नेक्स्ट पेज है, ठीक है ठीक है, वो नेक्स्ट पेज है बेटा।
0.2 मोल है ये, 0.2 मोल क्या लिया मैंने यहाँ पर, 0.2 मोल नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो नाइट्रोजन 0.2 मोल था, मैंने उसका 75% निकाला, लेकिन उसने दे रखा है कि नाइट्रोजन बच गई 0.05, ये बच गई और मैंने क्या निकाला, 75% यूज हो गया, तो टोटल नाइट्रोजन कितनी थी, इतने मोल नाइट्रोजन है, ये बच गई और ये यूज हो गई, है ना। तो इतने मोल नाइट्रोजन अगर यूज होती है तो अब इसका टोटल नाइट्रोजन हमारे पास कितनी थी, 0.2, तो जीरो, ये देखो टोटल 0.2 थी, ठीक है, यूज्ड 75% यूज हुई है, कितनी, 0.15। याद रख लेना, हर क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को याद कर लो, व्हाट आई एम सेइंग, एक क्वेश्चन को याद कर लो, ये तरीका कैसे है, वरना हर स्टेप में दिक्कत आएगी। याद रख लेना कि परसेंट कैसे निकली, ये गलत क्यों निकल रहा है, 0.15 क्यों आ रहा है, तो यहाँ यूज हुआ है 0.15, 75%, ठीक है, ये यूज है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का 75%, 3/20 वो यहां से आया 3/20, ठीक है, और ये 0.15 मोल बन गया। अब टोटल, टोटल जो है, चलो इसको साफ लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे, आपके पास नोट्स जो आएंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। टोटल, टोटल N2 जो था वो कितना था, 0.25, यूज 75% इतना, तो अब बचा कितना, रिमेनिंग, रिमेन्स जो बच गया 0.05, यस, ये समझ में आया, यहां पर इतना ही बचा हुआ है, बिल्कुल सही बचा हुआ है। हाँ भाई, अब बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है जो मैंने सॉल्व किया है, नो सर। तो अब आपको हर किसी केस में ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी निकालनी पड़ेगी, कैसे, आपको हाइड्रोजन दे रखी है 0.6 मोल, उसका 75% निकालिए, उतना तो यूज हो गई, तो जितना भी 75% निकलेगा वो 0.6 में से माइनस कर दोगे तो बचेगा 25% हाइड्रोजन, 25% कितनी बची, 0.15 मोल, ठीक है। तो या अब मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, समझने में, बाद में भी आप 75 और उसके चक्कर में कहीं गड़बड़ कर दें, ये दोनों तो हैं 25% रह गए, और ये है 75%, ये प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट 75% बना था और रिएक्टेंट 25% रह गए थे, यस। अभी तो सॉल्व कर सकते हो ना, नीचे वाला सारा हिस्सा आपको सॉल्व करना है, पेपर वाला नहीं देगा, ठीक है, तो अभी सॉल्व कर सकते हो इसे, ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया क्या, यस गाइस, हाँ बेटा, यस, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए, अब ये कह रहा है सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट से अगर स्टार्ट करें, सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, 25% कन्वर्जन हो तो, इसका मतलब इसने क्या कहा, ये वाली इक्वेशन नहीं है वो, इक्वेशन उल्टी देनी थी उसे, 2NH3, ठीक है, चलो मैं इसका कलर बदल देता हूँ, 2NH3, इससे बनेगा, ठीक है, रिवर्स में चलेगा ये, इससे बनेगा N2 1 मोल प्लस 3 मोल H2, उल्टा चलेगा अब ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, वो ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन तो उल्टा करना था, तो इनिशियली, अब शुरू में उसने हमें कंसंट्रेशन दी, अब ये ध्यान रख लेना, हमें शुरू में उसने कौन सी कंसंट्रेशन दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो ये गिवन है, ये सारा डाटा गिवन है, ये सारा डाटा गिवन है, नीचे वाला अपने को निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो, क्यों, रीजन बताओ भाई, ये जीरो क्यों होगी शुरू में, पिछली बार तो नहीं थी जीरो, आइडिया किसी को, जल्दी बताइए, एनीवन हैव एनी आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ बेटा, अब हम उल्टे चल रहे हैं, रिएक्शन पलट चुकी है, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है, हाँ, तो यानी अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो हमें अमोनिया से हाइड्रोजन बनाना है, और हाइड्रोजन बनाना है, तो हाइड्रोजन की शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो होगी, और ये नाइट्रोजन की भी जीरो होगी, तो ये तो दोनों होगी जीरो, और वो कह रहा है अमोनिया अपन ने ले लिया 0.4% मोल, तो 0.4 मोल अमोनिया ले चुका है वो, अब इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन की उसने बोला 25%,
कन्वर्जन हो चुका 25%। इसका मतलब देखो 2 मोल अमोनिया अगर होता है तो मैं पहली वाली कंसंट्रेशन, ये वाली कंसंट्रेशन निकाल के दिखाता हूँ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो बनेगा। अगर 2 मोल अमोनिया लिया शुरू में तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास बनेगा, ठीक है। और हमने लिया कितना अमोनिया, अमोनिया 0.4 है, तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 मोल अमोनिया के लिए 1/2 नाइट्रोजन बनेगा, मोल बनेंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। ये मोल है, मोल भी लिखना था, बीच में गड़बड़ कर दिया ना। मोल्स के लिए उड़ाना पड़ेगा मुझे किसी को, चलिए इसको उड़ा देते हैं ना। मोल, मोल NH3, ठीक है। और 1 मोल के लिए 1/2 हो जाएगा ये। और हमारे पास है कितना, 0.4 मोल, ठीक है। वैसे ये कंसंट्रेशन होती है, मोल नहीं होता, मोल पर लीटर। एम देखा ना, तो मोल पर लीटर यानी वो कंसंट्रेशन है, मोल नहीं होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो एम, बड़े एम का मतलब है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोल पर लीटर। बट हम डायरेक्ट मोल ले सकते हैं क्योंकि सारा सिस्टम चल तो पर लीटर के हिसाब से रहा, तो डायरेक्ट मोल ले सकते हो। तो 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा 0.4, 0.4 मोल के लिए देखेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा। तो इसका लग गया नीचे 10, 2 1 जा, 2 2 जा, तो कितना आ गए 0.2 नाइट्रोजन के मोल बन गए, है ना। तो नाइट्रोजन 0.2 बन गया। कब, जब आपने 0.4 लिया तो नाइट्रोजन 0.2 बन गया। यहाँ तो 0.05 बना रहा है, तो क्या गलती है, 0.2 मोल नाइट्रोजन। गड़बड़ क्या है, ये 100%। अमोनिया जब 100% हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो पॉइंट जितना मोल लिया था उसका 0.2 मोल बनेगा, ठीक है। ये है दिक्कत, यानी हमारे पास 100% तो है नहीं। तो कितना है हमारे पास, अब ये जरा देखो, उसने बोला 25% ही टूटा है, तो ये 25% ही बना होगा, कन्वर्जन तो 25 ही हुआ होगा। तो 0.2 डिवाइडेड बाय ये 10 लग जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में 25% करो अब। यस, ये समझ में आया। 4 1 जा 2 जा कितना आया 0.5, नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 0.05। यस, ये समझ में आया बेटा सबको। यस सर। ठीक है, तो हमने यस ये निकाल लिया, बिल्कुल सही निकाला है, यानी कि हम 25%, क्योंकि उसने 25% का था, सेम एज इट इज बाकी की दोनों टर्म्स भी आप निकालोगे। तो यानी कि अब यहाँ पर ये दोनों कितने बन रहे हैं, ये दोनों है 25%, इनकी वैल्यू तो 25% ही बनी है, 100% नहीं बने। और ये कितना है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.3, तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होगी, 25% कन्वर्ट हुआ है तो 75% है ये 75% है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% है। 0.4 का 75% निकाल के देखें, 0.4 मल्टीप्लाई में 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये 3 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा 0.3 आ गया डायरेक्टली, समझ में आया, सीधा निकाल के दिखाया 0.3। तो ये 0.3 भी नीचे सही लिखा होगा, 75% है 0.4 का। हाँ बेटा, ये सब आप लोग कर लोगे अब आसानी से। यस सर। यस सर। हाँ, ये वैल्यूज हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ती हैं कई बार, हर क्वेश्चन में कि कैसे आया कैसे नहीं आया, कितने मोल से कितने मोल बनेगा। और याद रख लेना, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है। तो ये आई थिंक कि अगर ये लिखा हुआ है फिर भी ये नोट से आपको शायद समझ में नहीं आएगा, अगर आपने लेक्चर नहीं लगाया तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू चेक योर वीडियो, को वीडियो देखना पड़ेगा और साथ में हाथों से लिख कर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखो, केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, लेट 50% कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इज अचीव्ड। अब वो कह रहा है अगर 25% कन्वर्जन अचीव हो जाए तो नाइट्रोजन का, ऑफ नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो यानी ये 1 मोल था, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, तो वो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ली 0.3 मोल, ठीक है, किसकी, नाइट्रोजन की। तो 0.3 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन ली है, उसका 50% कितना आएगा 0.15, सही है, ये सही है क्या, सबको समझ में आ रहा है ये। यस सर। ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट आएगा, ध्यान से देखना। 0.6 मोल
इसकी भी आधी रहेगी, 50% कंज्यूम हो गया ना ये, तो इसलिए कितना बचेगा 0.3 मोल, ठीक है, और ये 0 था। तो अब मुझे बताओ ये कितना बनेगा, 0 था ना, 50% बनेगा, ये कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है किसी के पास? 8th या 7th क्लास में आप लोगों ने परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए थे, ये वही है, ये +1 का नहीं है, इक्विलिब्रियम का भी मत मानो। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है 0.3 मोल, ठीक है, या मान लो 0.3 किलोग्राम मेरे पास एक चीज है, ठीक है, और उससे मुझे कोई दूसरी चीज बनानी, कोई खिलौना बनाना है, ये वॉल्यूम लगा लो, 0.3 वॉल्यूम है किसी चीज का, और उससे मेरे को खिलौना बनाना है। तो मैं आपको ये दे देता हूं कि अगर मैं एक वॉल्यूम लेता हूं तो खिलौने का वॉल्यूम डबल हो जाता है, क्योंकि मैं उसको पतला करूंगा, उसकी शीट बनाऊंगा, तो खिलौने का वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो मेरे पास 0.3 वॉल्यूम है, तो खिलौना कितना बनेगा, खिलौनों का वॉल्यूम कितना होगा, समझ में आया? यस सर। 0.3 लूंगा तो खिलौना का वॉल्यूम डबल बनना चाहिए, यानी वही है, नाइट्रोजन जो है वो 1 मोल से डबल मोल बन रहा है। तो यानी अब देखो जरा, ये आधा रह गया, ठीक है, ये भी आधा कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, कि ये कितना बनेगा, तो कैसे बनेगा भाई, तो 0.3 मोल, यानी हमें पता है नाइट्रोजन 1 मोल से कितना बनता है, वही इक्वेशन उठाएंगे, 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल अमोनिया बनाती है, ठीक है। तो 0.3 मोल नाइट्रोजन कितना बनाएगी, डबल बनाएगी उसका, बस 0.6 बनाएगी। बट हमें 0.3 थोड़ा लेना, हमें तो आधा करना है, तो यानी मैं इसको आधा लेकर चलूंगा, शुरू में आधा ले लेते हैं, बाद में 50% करना ही नहीं पड़ेगा। 0.15 अगर है तो मेरे पास अमोनिया कितना बनेगा, 0.30, डबल हो गया बस। तो ये आधा कर दिया था मैंने, तो इसका डबल बन गया। अब हाइड्रोजन आधा लिया मैंने, हाइड्रोजन 3 मोल से, 3 मोल हाइड्रोजन से बन रहा है 2 मोल अमोनिया, और हाइड्रोजन कर दिया मैंने आधा। हाइड्रोजन अगर आधा हो गया, 0.6 की जगह पर 0.3 हो गया हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा, तो 1 के लिए 2/3 आएगा, और 0.3 के लिए 2/3 इंटू 0.3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 आ गया, तो ये आ गया 0.2, यहाँ बन रहा है 0.2, वहां बन रहा है 0.3। ऐसा हो सकता है क्या, ये डाटा गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन जितना यूज करोगे, हाइड्रोजन उसका कितना होना चाहिए, ये डाटा गलत है। समझ में आया मैंने क्या कहा? मेरे को लग रहा है समझ में ही नहीं आया होगा किसी को, है ना। 7th क्लास के क्वेश्चन कहाँ याद रहेंगे जब कल की बात याद नहीं रहती अपने को, है ना। ठीक है, तो परसेंटेज याद नहीं रहने वाली है, तो मैं अब इसको जरा दोबारा से ध्यान से कर रहा हूँ, ध्यान से सोच लेना कि आप लोगों के लिए साफ साफ कर रहा हूँ। मेरे पास कंसंट्रेशन है 0.3 मोल, ठीक है, तो मैं इसको उसी हिसाब से निकाल लूंगा। मुझे पता है 1 मोल नाइट्रोजन ले रहा हूँ तो अमोनिया बन रहा है 2 मोल। ये मैंने इक्वेशन के हिसाब से लिया, बैलेंस्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से। मेरे पास है 0.3 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, तो उससे कितना बनेगा, नाइट्रोजन से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 0.3। हाँ भाई, इस बात में किसी को डाउट है क्या, ये जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है? हाँ बेटा, नो सर। नहीं है। अब इसका मैं 50% निकाल लूं, 50% नाइट्रोजन यूज हुई थी, ठीक है, तो यानी कि 0.6 का 50% निकाल लूं तो 50/100 होता है 50%, ये तो पता है ना। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना हो गया, 0.3, सीधा निकाल दिया, क्लियर है। 0.3 निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 1/2 0 पॉइंट 3 दूना 6, और ये निकल गया 50%, 50/1/2, ठीक है, ये 3 निकलेगा, सही है, 0.3, ठीक है, नाइट्रोजन, यस सर। है ना। बट यहाँ पर आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.15, ये कैसे हो सकता है, हमने कुछ गड़बड़ करी है। 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनता है, अच्छा नाइट्रोजन 50% रहेगी, इसने ऐसा बोला, तो 0.3 से नाइट्रोजन की परसेंट से, ये तो अमोनिया निकाला, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सही है, सही है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 0.3 मोल अमोनिया। ध्यान रख लेना अब कि हमने अमोनिया बना लिया 0.3। अगर हम इतने पॉइंट नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन हमने इतनी पॉइंट ली तो अमोनिया बन गया, इतने पॉइंट नाइट्रोजन ली थी तो अमोनिया बनना चाहिए 0.6, ठीक है। बट इसका आधा लेंगे नाइट्रोजन, तो हमारे पास अमोनिया बनेगा कितना, यानी जब नाइट्रोजन आधी ली तो 1.15 नाइट्रोजन आ गई।
ठीक है, तो नाइट्रोजन को आधा कर दिया तो अमोनिया हमारे पास आधा आ गया, सीधा रिलेशन आ गया। अब दूसरा रिलेशन निकाल रहा हूं, अब ये है थोड़ा ध्यान देने वाला कि ये डाटा गलत क्यों है, ये पॉसिबल नहीं है, केस 2 इज नॉट पॉसिबल ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, हाइड्रोजन ले रहा हूँ 0.6 मोल। अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ, 3 मोल हाइड्रोजन, तो अमोनिया कितना बनता है, 2 मोल बनेगा। अमोनिया इक्वेशन के हिसाब से सीधी सी बात है, यही इक्वेशन है सेम। ठीक है, एरो भी लगाया मैंने इसको। अब अगर 1 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूं तो 2/3 मोल बनेगा अमोनिया, और मेरे पास हाइड्रोजन है 0.6, तो मैंने 0.6 ले ली, बाद में 50% कर देंगे उसको। 0.6 लेता हूं तो 2/3 इंटू 0.6, ये 10 लगेगा नीचे, 3 3 2 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 0.4 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, अगर 0.6 लिया तो, बट उसने बोला कि आधी लेनी है, कंसंट्रेशन आधी हो। 0.3 मोल क्या है, हाइड्रोजन है 50%। ठीक है, और इक्वल में अमोनिया फिर कितना बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। यस, ये समझ में आया, एट 50%, ये समझ में आया भी सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस गाइस, Yes. ठीक ठीक है। अब जरा देखो गड़बड़ क्या है, यहां पर तो अमोनिया बन रहा है 0.3, 50% पर ही, ये भी 50% की वैल्यू है, याद रख लेना। ये इससे नीचे ये 50% की वैल्यू, ये सारी की सारी 50% की वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी 50% की वैल्यू, अमोनिया बन रहा है 0.3, और यहाँ 50% की वैल्यू पर अमोनिया बन रहा है 0.2। यानी कि इन्होंने जो हमें डाटा दिया है 0.2 अमोनिया और यहाँ 0.3 अमोनिया, ये डाटा ही गलत है। ये समझ में आ रहा है, ये अमोनिया ही है NH3, ये डाटा गलत है। क्यों भाई, अगर हाइड्रोजन लेते हो तो कितना बनता है, हाइड्रोजन के केस में तो 0.2 मोल बन रहा है अमोनिया, उसने 0.6 हाइड्रोजन कही थी तो 0.2 बन रहा है। और अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हो, नाइट्रोजन के केस में 0.3 मोल ले रहे हो, 1.3 मोल ले रहे हो, तो नाइट्रोजन के केस में वो बनता है 0.3। क्लियर है ना ये, उसका 50% पे। तो यानी कि दोनों डाटा मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे पास एक चीज ज्यादा, या तो नाइट्रोजन ज्यादा है या हाइड्रोजन ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? पिछले केस में हर केस में अमोनिया उतना ही बना था, दोबारा से देखो पीछे वाला केस, ये देख लो यहां पर क्या हो रहा है। पिछले के अंदर 25 और 75%, मतलब जितना अमोनिया लिया गया, इससे पीछे वाला पेज भी दिखा देता हूं, जितना अमोनिया लिया गया था, ठीक है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट डाटा ले रखा था इन्होंने। यानी 0.2 नाइट्रोजन ले रहे हो, 0.6 हाइड्रोजन ले रहे हो, दोनों से मैंने अमोनिया बना के देखा था, तो दोनों से अमोनिया मेरे पास उतना ही बन रहा था, 0.4 आ रहा था दोनों केसेस के अंदर, याद है ना? यस, ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यानी कि सीधी सी बात है, 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हो, मैं दोबारा इसको लिख के दिखाता हूँ गड़बड़ क्या है। 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हो, 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हो, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। अब मैंने क्या किया, 1 मोल का आधा मोल कर दिया, लेकिन इसको 3 मोल को 3 मोल ही रहने दिया। तो क्या नाइट्रोजन, अब देखो, यानी इसका मतलब 1 मोल तो आधा हो गया, नाइट्रोजन तो आधा हो गया, ये वाला आधा हो गया, बट ये तो उतना ही है ना, तो ये डबल है, ये ज्यादा है। अब अगर मैं हाइड्रोजन को लेके अमोनिया बनाऊंगा तो 1 मोल नाइट्रोजन के हिसाब से तो वो ज्यादा बनेगा, और इस ज्यादा का अगर मैं 50% कर दूंगा तो अमोनिया का 50% होगा, वो नाइट्रोजन के केस वाले 50% से तो ज्यादा आएगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? तो इस वजह से यानी वो केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो डाटा ही गलत दिया हुआ है। यहां पर आपको जो डाटा दिया है ये गलत दिया हुआ है, दैट इज वाई ये 0.2 और 0.3 जो है मैच नहीं कर रहे, दोनों का 50-50। इसका मतलब दोनों में से एक चीज ज्यादा या कम दे रखी है, 0.3 मोल 0.6 मोल। अब इसी के हिसाब से देख लेते हैं आप कैसे गलती निकालते हैं। अब 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 3 मोल, आप हाइड्रोजन ही निकाल रहे हैं, बात ही खत्म है। यस, ये बात समझ में आ रही होगी सीधी सीधी, 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए पूरा पूरा रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में तो यही है। हाँ बेटा, Yes, sir. क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो
अब देखो मैंने नाइट्रोजन ली 0.3 मोल, अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए भाई 0.3 मोल के लिए? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 से ज्यादा वैल्यू होती है तो 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 0.9 मोल हाइड्रोजन। यानी क्या होना चाहिए था इस डाटा में, ये जो हाइड्रोजन है, अब देख लेना बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये कितनी होनी चाहिए थी, ये 0.9 मोल होनी चाहिए थी। समझ में आया? अगर ये 0.9 मोल नहीं है, ये 0.9 मोल लेते तो ये रिवर्सिबल हो जाती, वरना ये रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट बी अचीव, देखो इसने नीचे लिख रखा है, दिस कंपोजिशन कैन नॉट बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम NH3। अगर अमोनिया से अचीव करो, अमोनिया से स्टार्ट हो जाओगे तो नीचे वाला ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, ये चीजें गलत आएंगी, ये गलत इंटरप्रेट करेंगी। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। क्लियर है कि ये यानी इस केस में रिवर्स करना क्यों पॉसिबल नहीं है? स्ट्रेट लाइन में करना पॉसिबल है बट रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा सकते हो, बैकवर्ड से वही कंपोजिशन वापस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वहां बैकवर्ड में हाइड्रोजन पहले से ज्यादा पड़ी है, पहले से सॉरी कम पड़ी, नाइट्रोजन पहले से ज्यादा पड़ी, हाइड्रोजन कम है ना 0.3 है और नाइट्रोजन 0.6 है, जबकि 0.9 होनी चाहिए। कौन सी? हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन इसका मतलब ज्यादा दे रही है, हाइड्रोजन अगर यहाँ कम दिखाई दे रही है हमें, इसका मतलब पूरी यूज हो जाएगी, तो बचा क्या? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन आपको ज्यादा दे रखी है। इस केस में अगर आप अमोनिया से शुरू करते हो, अमोनिया की कोई कंसंट्रेशन ले लेते हो और आप फिर से प्रोडक्ट बनाने लगोगे, तो अमोनिया से तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या बनेंगे? वही बनेंगे 1 मोल और 3 मोल, 2 मोल अमोनिया से। लेकिन हमारे पास तो नाइट्रोजन ज्यादा है, शुरू में हमने ज्यादा ली थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन ज्यादा ली थी, बैकवर्ड करने लगे तो सिर्फ अमोनिया लिया, तो अमोनिया से तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रेशो में ही बनेंगे, यस और नोट, है ना? तो वो रेशो बराबर रेशो में बनेंगे, 1:3 बनेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन बनाएगी। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन ज्यादा बना दे और हाइड्रोजन कम बना दे, उनका तो रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। बैकवर्ड चलेंगे तो अमोनिया से बनाएंगे, तो इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है इस कंपोजिशन में। दैट्स इट। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ें? Yes, sir. ठीक है, तो बस इसमें Yes. यही देखना था कि इनके स्टोकियोमेट्रिक रेशियो ही सही नहीं है, दैट इज व्हाई सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट केस को ध्यान रखिए, सेकंड केस बकवास, आप रद्दी मान के इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन अभी अब आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और करेक्ट? एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड मिक्सचर बिकम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय द बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, approach of the equilibrium is fast in initial state but gradually decreases, chemical equilibrium is dynamic in nature। yes, इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? कितनी बातें सही हैं, कितनी गलत हैं, जल्दी से बताइए। जो जो आपको ठीक लगता है वो बता सकते हो, सारी बताना कोई जरूरी नहीं है, जो सही लग रही है वो बता दो, अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो बता सकते हो, अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। बताइए जरा। सिर्फ पहला नहीं सही लग रहा। पहला सही नहीं लग रहा? मैं बता देता हूँ पहला सही है। देखो कैसे होता है इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर, प्रेशर तो मान लो किसी कोई गैस है या सॉल्यूशन जो भी है, गैस का सॉल्यूशन है, तो उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ प्रेशर में भी चेंज नहीं होएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम कहेंगे ना। तो टाइम के साथ वेपर प्रेशर कैसे बदल सकता है? नहीं बदलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब अगर वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि ग्लास, मान लो शीशे के ऊपर हम लाइट डालते हैं तो लाइट बेंड हो जाती है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो चीज स्टडी होती है ना। तो अगर मान के चलो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, फिक्स हो गई, अब लाइट बेंड करेंगे तो क्या वो बेंडिंग लाइट बार बार कम ज्यादा हो जाएगी? कि एक बार कम होगी बेंडिंग लाइट क्योंकि कंसंट्रेशन बदल गई, दूसरी बार फिर से बढ़ गई क्योंकि कंसंट्रेशन फिर से बदल गई? ऐसा तो नहीं, कंसंट्रेशन बदल ही नहीं रही, तो लाइट की बेंडिंग यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सिस्टम भी नहीं बदलेगा। दोनों बातें सही हैं। यस, ये समझ में आया पॉइंट? समझ में आया तो याद करना बस, डोंट वरी अबाउट दिस। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ फिर। अब ये पॉइंट आसान है, पहले वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल था मैं मान सकता हूँ, बट अब आपको वो याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना बस उसको। दूसरा पॉइंट बताओ, ये आसान है, इसका आंसर सही दे सकते हो अगर जोर लगाओ। क्या बेटा? सही है। सही है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, गलत है ये।
इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या बताया था कल? आप लोग थर्मो के चक्कर में हो अभी भी। बताया था कल कि इरिवर्सिबल रिएक्शन थर्मो वाली नहीं होती है, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। इरिवर्सिबल कौन सी होती है? लकड़ी को आग लगाई, राख बच गई, इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो? राख से वापस बना सकते हो लकड़ी? नो सर। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं होता इक्विलिब्रियम, ओनली रिवर्सिबल के लिए होता है। इरिवर्सिबल इसके लिए इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये गलत है, इसके लिए ये पॉइंट ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सही हो सकता था ये। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों में ये कंफ्यूजन होगी है ना, मान सकता हूं मैं थर्मो वाली कंफ्यूजन, बट अभी ध्यान से देख लेना इस पॉइंट को। आगे बताओ, सी अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस। ये बताइए, ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट रखता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। शुरू में वो कह रहा है इनिशियली फास्ट इक्विलिब्रियम को अचीव करने की अप्रोच, अप्रोच का मतलब कि उसकी तरफ जा रहा है, वो उसको अप्रोच कर रहा है। रोंग है, ये सही है आर्यन बेटा। अप्रोच टू इक्विलिब्रियम इज फास्ट, शुरू में रिएक्शन फास्ट होती है, वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब डाउन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन हो जाता है, बाद में वो डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट सही है। सारे पॉइंट गलत बता रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो सही बताओगे। कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत हो रहे हैं डोंट वरी, बट अभी याद रखना है, किसी ने कहा था गलतियां कीजिए, जितनी हो सके उतनी गलतियां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात का ध्यान रखिए कि जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन अगर दोबारा जिंदगी में कभी भी आ गया तो वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? गलती कर सकते हो, पूरा हक है, बल्कि करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है गलतियां करना, लेकिन दोबारा गलतियां करना उतनी ही ज्यादा बुरी बात है, ये ध्यान रखना हमेशा। आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ, छोटा सा, मुझे बंदे का नाम याद नहीं है, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना आप लोगों ने सबने? यस और नोट? सुनना चाहोगे इंसिडेंट? यस और नोट? यस सर। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, बॉलर है तगड़े वाला, है ना? सॉरी, बैट्समैन है तगड़े वाला। तो उसके सामने इंग्लैंड का एक बॉलर था, इंग्लैंड का बॉलर, ठीक है, उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, सीधा विकेट उड़ा दी डायरेक्ट। और उस बंदे ने पहली बार उसने बोल्ड मारा तो वो सचिन तेंदुलकर के पास आया बॉल लेकर जब मैच खत्म हो गया, कहता सर आप बहुत ग्रेट बैट्समैन हैं, तो मुझे इस बॉल के ऊपर साइन चाहिए क्योंकि मैंने इस बॉल से आपको बोल्ड मारा है। तो सचिन तेंदुलकर उस पर सिग्नेचर देता है, अपना ऑटोग्राफ देता है और नीचे लिखता है इट विल नॉट हैपन्ड अगेन इन द होल लाइफ। मतलब समझ में आया? ये अब दोबारा कभी नहीं होगा, हो गया अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। अब जरा सोचो, दोबारा कभी नहीं होगा का मतलब जानते हो? उसके बाद सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि 10 साल लगभग मतलब खेला होगा, 10 साल से ज्यादा खेला, और उस बैट्समैन का सामना भी उसने मतलब कह सकते हो कि 20-30 बार से ज्यादा बार उसकी बॉलिंग सामने से उसने उसको टॉलरेट किया, मतलब उस बैट्समैन का सामना किया 20-30 बार कम से कम, लेकिन कभी भी वो बैट्समैन दोबारा सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। इवन बोल्ड तो दूर की बात है, वो आउट ही नहीं कर पाया दोबारा। सोच सकते हो ऐसा पॉसिबल है क्या? उस बंदे ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया, दैट इज वाई उसको बोलते हैं कि उसके जैसा बैट्समैन कोई नहीं था। जानते हो कैसा इंसान था वो? अगर किसी इंसान ने उसको आउट कर दिया, किसी बॉल पर आउट कर दिया, तो उस बॉल को 50 बार तो वीडियो पे देखता था, कैसे आई, कितनी स्पीड से आई, किस तरफ आई, लेंथ क्या थी, है ना, लाइन क्या थी बॉल की। 50 बार तो खुद मत्था मारता था, फिर बॉलर को बिठा लेता था, आजा, और उसको दिखाता था, अपने वाले बॉलर को, इंडियन बॉलर को बिठाता था, आजा भाई बैठ मेरे साथ बैठ, ये देख कैसे मार रहा है, ये देख कैसे डाल रहा है, याद रख इसको, फिर उसको याद करवाता था, उसका दिमाग खाता था। उसके बाद उसको ग्राउंड में लेके जाता था, आजा भाई वही बॉल डाल, वही वाली बॉल डाल मुझे जो उसने डाली थी, और उससे वो 2-2 घंटे एक ही बॉल करवाता रहता था। सोचो बैट्समैन जो था, मतलब बॉलर जो था, उसका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? पागल है क्या यार ये? एक ही बॉल 200 घंटे तक, मैं 2 घंटे से लगातार इसको एक ही बॉल डाल रहा हूँ, और वो बोलता था ये वो नहीं थी यार, वो वाली डाल, थोड़ी और उसको वो बॉल सिखा देता था, और खुद वो बॉल सीख लेता था कि उसको हिट कैसे करना, हाउ टू हिट दैट बॉल। अगर वो दोबारा जिंदगी में सामने आई तो उसको हिट कैसे करना है, उसको याद रखने के लिए वो सचिन तेंदुलकर 2-2 घंटे तक प्रैक्टिस करता था, एक बॉल की प्रैक्टिस 2 घंटे लगातार, ताकि नेक्स्ट टाइम उस बॉल को कभी भूले ना,
तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करते, सचिन तेंदुलकर बहुत बार आउट हुआ है, लेकिन जिस बॉल पर आउट हुआ दोबारा उस बॉल पर दोबारा आउट नहीं होगा वो, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस करता है। यही चीज आपको करनी है कि गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोबारा उसी जगह पर गलती करना ये गलत है। यस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस कहानी सर। कैसे लगी? कहानी अच्छी थी ना? तो सोच लेना, हर Yes, इंसान sir. से हर इंसान ने मेहनत की है। हमें लगता है कि वो तो खेल रहा है यार, खेलते खेलते पैसे कमा लिए उसने। हमें ऐसा लगता है ना कि सचिन तेंदुलकर ने तो मजे लेके पैसे कमाए खेल के, टेंशन ले है, खेला नहीं है। सुबह 7 बजे ग्राउंड में आता था, रात को 7 या 8 बजे ग्राउंड से वापस घर जाता था, 12-12 13-13 घंटे ग्राउंड में रहता था, वहीं खाना खाता था। ऐसा नहीं कि मतलब खेलता ही रहता था, बट 7-8 घंटे कम से कम बैटिंग करता था, तब जाके वो बैटिंग पोटेंशियल बना था। फोकस, फोकस, रिपीटेशन, एक ही बॉल लगातार खेल रहा है, वही बॉल जिस पे आउट हुआ है, क्योंकि उसे दोबारा उस बॉल पे आउट नहीं होना है। वरना क्या करते हैं बैट्समैन, ठीक है यार आउट हो गया, अगली बार ध्यान रखेंगे, बस इतना सोच के बात खत्म। क्या प्रैक्टिस करनी है इसकी? समझ में तो आ गया कैसे फेंकी थी उसने, अगली बार ऐसी बॉल पे आउट नहीं होऊंगा मैं, बस सोच लेते हैं, उनको लगता हो गया, बट वो प्रैक्टिस करता था। यही चीज आप लोगों के लिए, किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्रिकेट क्या, खेल क्या, एनीथिंग एल्स, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, लेकिन सभी फील्ड में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, यस ये राइट है बेटा, ये तो डायनेमिक होता ही है ना। प्रिंस ने बोला ACD आर करेक्ट, A C and D, डी भी करेक्ट है भाई। हमें सिर्फ डायनेमिक इक्विलिब्रियम से ही मतलब होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी होता है। वैसे तो मैं इसको रोंग कर सका हूँ, ये स्टैटिक भी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन हमें डायनेमिक से ही काम है, तो हम इसको इसलिए राइट मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ में करेक्ट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम A to B, ऑप्शन ABCD। तो देखो ए में क्या कह रहा है वो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां परसेंटेज दे रखी है अभी कंसंट्रेशन की, ये याद रख लेना, परसेंट में है कंसंट्रेशन, ठीक है, परसेंट है यहां कंसंट्रेशन की। तो ए की मान लो कि कंसंट्रेशन डाउन हो गई, ठीक है, और बी की ये बी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अप हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दो इस ग्राफ पे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इन्होंने वैसे अच्छा नहीं बनाया, ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि बी की कंसंट्रेशन इतनी सी ऊपर उठ गई, ठीक है, और ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो यहां से शुरू हुई थी, यहां से ऐसे नीचे आई और यहां पर आई, ये ए है, ये बी है। अब जरा देखो, ए की कंसंट्रेशन ज्यादा नीचे चलेगी, ए की परसेंट कंसंट्रेशन ज्यादा नीचे चलेगी, ए जितना परसेंट कम होगा बी उतना परसेंट ही बढ़ेगा, परसेंट तो उतनी बढ़ेगी, मैंने इसलिए परसेंट लिखा इसे, वरना तो ये ग्राफ सही है। बट अगर आप परसेंट में लेते हैं तो परसेंट जितनी, ए कुछ घटा, ए ज्यादा घट सकता है, उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा घट सकते हैं, और बी के नंबर ऑफ मोल कम बन सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल मानते तो ये ग्राफ सही है, बट अगर परसेंट मानते हो कि ए की परसेंटेज जितनी घटी, रिएक्टेंट की जितनी परसेंटेज घटेगी, प्रोडक्ट उतना ही परसेंट बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट पे तो प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ए की जो परसेंटेज घट रही है, रिएक्टेंट की परसेंट, तो यहां मैं लिख दूं क्या इसको, रिएक्टेंट परसेंट डिक्रीजेस इक्वल प्रोडक्ट परसेंट इंक्रीजेस, होता है इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर, इस बेस पर ये वाला ग्राफ जो है वो रोंग है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब बी ग्राफ बताओ, ए की परसेंटेज, ए की परसेंट मान लो कुछ घटती है, बी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो ए, और इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो ए मान लो यहां पर 40% हो गया, कम हो गया, तो डेफिनेटली बी 40 से ऊपर है, तो बी 60%, यानी प्रोडक्ट 60% बन गया, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, मुझे बताओ, कि रिएक्टेंट 40% घट जाए और प्रोडक्ट 60% बन जाए? ऑब्वियस है, हो सकता है, 40 100 पूरा 100 हो गया परसेंट में, तो सही है ना ये ग्राफ? फिर बोलो। यस सर। Yes, sir. अगला ग्राफ देखो अब, ए और बी, ए जो है वो घटा, रिएक्टेंट है, बी बढ़ा, प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट था,
ठीक है, ये प्रोडक्ट था, बिल्कुल सही हो रहा है, ए घटेगा बी बढ़ेगा, तो ए घटा, लेकिन प्रोडक्ट से अब भी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यानी रिएक्टेंट अभी भी 60% है मान लो, और प्रोडक्ट 40% है, तो ये इस बेस पर इक्विलिब्रियम बन सकता है। ये इसके बाद में यहाँ जो लाइन लगा रखी, इसके बाद वाली कंसंट्रेशन बदलती नहीं है टाइम के साथ, इसका मतलब इसके बाद में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। यस और नोट? यस सर। पहले वाली सेम, हाँ ये याद रखना, वो सेम नहीं, ये प्रोडक्ट 60 था पीछे वाले में, यहाँ रिएक्टेंट 60 है। डी ग्राफ देखो, ए घटा, रिएक्टेंट घटेगा बिल्कुल, प्रोडक्ट भी घटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट जाएगी क्या? वो तो बढ़ेगी ना, हाँ भाई, टाइम के साथ। तो ये यस ग्राफ सर। गलत है, तो ये वाला ग्राफ गलत है, बाकी के ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ भी सही है, और ये वाला ग्राफ जो है ये गलत है। ठीक है, इसका गलत वाला टिक थोड़ा सा सही जगह नहीं लगा हुआ, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सॉल्यूशन दे रखा, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन के अंदर पहला और लास्ट वाला ग्राफ गलत है। ठीक है, कैन नोट बी, और लास्ट वाले में भी कैन नोट बी है, और बाकी सब में कैन बी, तो ये दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं। ठीक है, वही चीज सेम बता रखी और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है भाई, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन अटेन द इक्विलिब्रियम करेक्टली प्रेडिक्टेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व करेक्टली प्रेडिक्टेड है? ये बहुत आसान है बेटा, आप लोग आसानी से दे सकते हो, मेरे को उम्मीद से सोचा है, तो फोकस किया है उस पर, तो आंसर दीजिए मुझे। सर ए होगा सर। ए होगा? यस सारे सर। ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ बताना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए सही है, बाकी सारे गलत है? एक मिनट सर। यस यस, टेक योर टाइम। कोई और, किसी और को आंसर नहीं आता बेटा? आप सभी स्टूडेंट? सर सी और डी भी सही है। सी और डी, ए सी डी, यू आर सेइंग ए सी डी इज द राइट आंसर? यस सर। ए देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन घट रही है, नाइट्रोजन भी घट रही है, दोनों रिएक्टेंट है, घटेंगे ना, अमोनिया बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अमोनिया इतना नहीं बढ़ेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया से ज्यादा कंसंट्रेशन में है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेंगे, रिएक्टेंट जो है वो कम घटेंगे, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई रहेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम बनेगी, ये मतलब है, ये भी मतलब पता होना चाहिए। तो ये सही ग्राफ है। उसमें नेक्स्ट में देखो, हाइड्रोजन घट रही है, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन बढ़ रही है, नाइट्रोजन तो रिएक्टेंट है, वो तो यूज हो जाएगा, वो तो घटेगा। दूसरा ग्राफ गलत है, ठीक है, ये सही है। और ये ग्राफ ना ऐसा भी हो सकता था, हाइड्रोजन अमोनिया से भी ज्यादा घट जाए और नाइट्रोजन भी अमोनिया से ज्यादा घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों घट सकते हैं, अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा बन जाए, मतलब रिएक्टेंट कम रह गए, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, या उल्टा रह जाए, प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट नीचे है, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजें सही थी। इसमें देखो हाइड्रोजन घट रही है, ये भी गलत है, यहाँ हाइड्रोजन घट रही है तीसरे ग्राफ में, है ना, जबकि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो घटेगी, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, नाइट्रोजन बढ़ रही है, सॉरी ये देखो नाइट्रोजन बढ़ रही है इसमें तीसरे ग्राफ में, यहाँ भी नाइट्रोजन बढ़ रही थी, है ना, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन घट रही है, हाइड्रोजन बढ़ रही है इसमें, हाइड्रोजन कैसे बढ़ सकती है, रिएक्टेंट है वो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ अमोनिया बढ़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है सबको? तीनों ग्राफ गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए कैन बी करेक्ट, ये करेक्ट है ऑप्शन ए, ठीक है। बी कैन नोट, गलत। सी गलत, कैन नोट। डी कैन नोट, गलत। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इंडस्ट्रियल सिंथेसिस अमोनिया हैबर प्रोसेस। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन कौन सा है?
ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। गैस 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 याद रख लेना, अगर सॉलिड होता है ना तो गड़बड़ होती है, ठीक है। सॉलिड के साथ में इक्विलिब्रियम में हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम होता है वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वहां सॉलिड में गड़बड़ हो सकती है, जब सॉलिड आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सीधा सीधा है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस में सीधा इक्विलिब्रियम अटेन करता है। यही तो रिएक्शन हम पिछले एग्जांपल में करते आए हैं। नेक्स्ट देखो, रोकिंग चेयर दैट हैज स्टॉप्ड रोकिंग, जिसने रुक गई हो, रुका हुआ इक्विलिब्रियम हमारे किसी काम का नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम स्टडी भी नहीं करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक नहीं है। वैसे भी उसने पूछा डायनेमिक ही पूछा है ना, ऊपर क्वेश्चन में ही है, ठीक है। नीचे देखो, बैंक अकाउंट मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस, एवरेज मेंटेन करता है वो, एवरेज मेंटेन करता है। नुमेरस विड्रोल एंड डिपॉजिट, विड्रो पैसा निकाला भी जा रहा है, डिपॉजिट पैसा डाला भी जा रहा है, लेकिन फिर भी एवरेज मेंटेन रहती है। तो हमारे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उल्टा पुल्टा सब चल रहा है, बट समय बीतने के साथ कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतने पर $1000 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एवरेज उतना ही रहता है, हालांकि बैंक में पैसा डाला भी जा रहा है और निकाला भी जा रहा है। यस, समझ में आ गया ये? तो ये सही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा, इसके अंदर वो दे रखा है इंडस्ट्रियल, ये तो है बिल्कुल सही है, ठीक है, कोरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड वाला रोकिंग, ये रुक जाती है, नहीं है। थर्ड वाला कोरेक्ट स्टेटमेंट, कोरेक्ट। फोर्थ उसने दिया ही नहीं, नन ऑफ दी, तो नन ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ये हमें पता है, यस और नॉट? ये तो पता है सबको, थर्मो का लास्ट लेक्चर था, 9वां लेक्चर, इक्विलिब्रियम पर है ना 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व गैसेस एस्टेब्लिश ओनली इन ओपन सिस्टम। गैस का इक्विलिब्रियम ओपन सिस्टम में करवाओगे, जो प्रोडक्ट बन नो रहे हैं वो सर। हवा में उड़ जाएंगे, है ना? ये तो गलत है, 100% गलत है, हो ही नहीं सकता। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता, है ना? कैटलिस्ट बस स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं। रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक जाती है? बिल्कुल नहीं रुकती, चलती रहती है वो। हालांकि स्टॉप हो जाती है जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, बट हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ डायनेमिक के बारे में ही सोचना, बात ही खत्म है। तो यहाँ वही दे रखा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है ना? तो ये है करेक्ट। ए बी, इन्वॉल्व द गैसेस कहां पर लिखा हुआ है इसमें लास्ट में, दैट्स मीन नो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकता। सो फार दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। अगला देखिए, रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं रुकती, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, दैट्स इट। इनकरेक्ट के सामने क्रॉस होना चाहिए बस, है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन, अब बात आती है भी लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो ये जो लॉ था, ये दिया था एक आदमी ने जिसका नाम था गुलबर्ग, एंड दो आदमी थे, वेज, ठीक है, गुलबर्ग एंड वेज। द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वेज, और यही लॉ है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, ये रद्दी सा लॉ है थोड़ा, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है? सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट में कुछ नहीं है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला नहीं है। तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए, और यहाँ बी बी, और ये बना रहे हैं सी सी एंड डी डी, तो ये क्या कहेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या कहता है अभी? लॉ ऑफ मास एक्शन, वो इक्वल होता है, इक्वल नहीं, हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये जो ए लगा हुआ है ना, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में दूसरा रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट,
इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? बस यही है लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट। क्या ये प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है? यस, लॉ ऑफ मास एक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, C की पावर C मल्टीप्लाई में D की पावर D। ये भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही लॉ ऑफ मास एक्शन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में एंड रिएक्टेंट की फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्टिव मास क्या होता है। तो एक्टिव मास के अंदर ना आपको ये चीज दे रखी है ना, दैट अमाउंट विच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये सही नहीं है। ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये बात सही है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये बात सही है, बट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए ये बात सही नहीं है। मान लो आप एक मेज है बड़ा सारा, उसके एक कोने पे आग लगा रहे हो, सोचो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आग कहाँ लगी हुई है? पूरे मेज पे आग लगी हुई है क्या? नो सर। मेज को आग लगी हुई है क्या? यस सर। यस सर। मेज को तो आग लगी है, पर पूरे मेज को आग नहीं लगी है। जब तक पूरे मेज पर आग भड़केगी तब तक हम कह सकते हैं सिर्फ कोना ही जल रहा है। तो अगर मान लो कि आपके सामने एक ढेर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्विंटलों क्विंटल का ढेर है केमिकल का, और उसके एक कोने पे आपने रिएक्शन शुरू कर दी, तो आप क्या कहोगे कि रिएक्शन जो है वो कई क्विंटल मॉलिक्यूल कर रहे हैं? आप बोलोगे थोड़ा सा हिस्सा रिएक्शन कर रहा है, बाकी की चल रही है। वो जो थोड़ा सा हिस्सा रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं एक्टिव मास, जहां पर एक्शन हो रहा है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? जहां एक्शन किया जा यस रहा सर। है ना, बस वही है। तो वही होता है एक्टिव मास। तो इफेक्टिव अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इफेक्टिव अमाउंट। और वहां लिखा होता है सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन होती है, अमाउंट ऑफ विच द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो अमाउंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, पतला, बिल्कुल पतला, मतलब थोड़ा सा अमाउंट मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा तो सारा रिएक्शन कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्लियर है? लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया चीनी, मैंने आधा आधा गिलास चीनी भर दी मैंने पानी में, तो अब बताओ चीनी जो ऊपर है पाउडर फॉर्म में वो तो पानी में जल्दी घुलेगी, जो नीचे है उस तक तो पानी पहुंचने में टाइम लगाएगा, तो डेफिनेटली वो पानी में जल्दी नहीं घुलेगी अगर उसे हिलाया ही ना जाए, तो पानी को हिलाए ना, तो दैट इज वाई नीचे वाली हाई कंसंट्रेशन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिव मास है, लो कंसंट्रेशन पर एक्टिव मास होगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिव मास ही होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस गाइज। यस सर। यस सर। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ स्लाइड के ऊपर, दैट इज इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिगार्डिंग द एक्टिव मास, एक्टिव मास का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जनरली ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 होती है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो 100% है, 1 है। तो इट इज 1 फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, ये 1 होता है प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट बकवास है, एक्टिव मास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट इज प्रपोज जनरली टेक इन द डायमेंशन ऑफ मोलैरिटी, पर इसको मोलैरिटी में लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस है, ठीक है, बट जनरली मोलैरिटी या पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिया जाता है। तो ये हाँ भी कर रहा है ना भी कर रहा है, किसी करत तो है नहीं, तो ये पॉइंट ही नहीं है, सीधी बात, मैं इसको काउंट ही नहीं करता। एट लीस्ट नेक्स्ट देखो बेटा, द एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड लिक्विड डिपेंड ऑन द, अब ये ध्यान रख लेना, प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास जो है, अब यहाँ प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी और मोलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर उसने बोला कि 1 होता है, वो बोला जनरली 1 होता है, ठीक है, जनरली 1 होता है, लेकिन ये कभी कभी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जब आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से रट्टा लगाना है, इंपॉर्टेंट लिखा है तो मतलब रट्टा लगाना है, इसको भूल नहीं जाना। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, आगे यस बढ़ते हैं, सर। देखते हैं अब जरा नेक्स्ट क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्रेशन में बता चुका हूं, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, वो रेट लिख दिया, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है, यहाँ पर ए की पावर ए और बी की पावर बी आएगा, ठीक है, ये इन्होंने लगाया नहीं।
ठीक है, तो रेट को इक्वल करने के लिए के की वैल्यू लगा दी, के रेट इक्वल के इनटू, ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हम पहले कर चुके हैं, बस हमने के नहीं लगाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब सेकंड देखो, ये तो था पहला, ठीक है, ए बी सी डी इक्वेशन के लिए, सेकंड ए बी सी डी इक्वेशन के लिए। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी हम लिख सकते हैं के एफ इनटू, तो मैं इसको लिखने की बजाय इसको लिख रहा हूं, के एफ, और ये यस, समझ में आ गया बेटा, ये याद करना, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन केस में के बी और कंसंट्रेशंस ऑफ दीज, ये बैकवर्ड के केस में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैंने डायरेक्ट उसको बताया था। के बी एंड के बी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, के एफ और के बी जो होते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर टेम्परेचर बदल दिया तो के एफ और के बी की वैल्यू बदल जाएगी, याद रख लेना, उसके अलावा इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है, ये हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था, यस और नॉट किया था, हाँ भाई, यस सर। तो Yes, sir. अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर कर दूं मैं, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, इसको और इसको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद क्या करूंगा मैं, तो देखो के एफ और के बी उल्टे नहीं हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे ये, तो के एफ बाय के बी जो होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट की बजाय, तो के एफ बाय के बी जो है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, ठीक है। कैसे, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, के एफ डिवाइडेड बाय के बी फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, यहां पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता, प्रोडक्ट तो बैकवर्ड के लिए था, बैकवर्ड ऊपर आ जाएगा, है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है उनके, जो भी उनके कोफिशिएंट्स है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सिर्फ छोटे से फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना अपन इसको, यस और नॉट गाइज, ये वाला फॉर्मूला ये वाला बना दिया मैंने, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और के एफ बाय के बी को एक और नाम है, के एफ बाय के बी का क्या नाम है भाई, इसको और लिखना है, इसको भूल गया मैं, ठीक है, तो ये के एफ और के बी को ही बोलते हैं केसी, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ऊपर वाले दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करने से ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, के एफ बाय के बी जो है वो के सी के इक्वल होता है, हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको यहां तक, यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़ें। P41, एक मिनट रुको बेटा, मेरी एक क्लास स्टार्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है, B41, ये लास्ट क्लास ओपन क्लास है सबके लिए, कोई भी आ सकता है, जिन बच्चों ने मिस की थी ये उन बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है। सर केमिस्ट्री की। हाँ केमिस्ट्री है बेटा, सर हमने जो अभी पढ़ा है वही चीज है या दूसरी वही चीज? वही सब कुछ वही पढ़ेंगे बेटा, ये ओपन क्लास है ना, जिन बच्चों की मिस हो गई थी तो वो अब वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ तो अगर आप आना चाहो तो वेलकम टू एवरीवन, ठीक है, चलो हम अब क्लास खत्म करेंगे बस 5-7 मिनट में, और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे इसी के बेस पर क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, जो पीछे किया उसी के बेस पर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कुछ, क्या दिया हुआ है ये, तो ज्यादा बड़ा नहीं करते इसको, शॉर्ट कर, गिवन पता होना चाहिए, टू प्रूव पता होना चाहिए, दो चीजें पता हो तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, अगर ये दो चीजें नहीं पता तो फिर क्वेश्चन हमेशा गोल गोल घूमता रहेगा, दो चीजें पता हो तो तीसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन पे अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म, बस दो ही चीजें पता होनी चाहिए, गिवन और टू प्रूव, करना क्या है, ठीक है, दिया क्या है और करना क्या है, निकालना क्या है, गिवन दिया क्या है, निकालना क्या है टू प्रूव, गिवन एंड टू प्रूव अगर पता है
तो फिर प्रूफ में तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या दे रखा अभी, ये दे रखा रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये दे रखा है के एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.5 इंटू 10⁻³ लिख लिया मैंने इसको। एक रिएक्शन दे रखी है ए से 2b बन रहा है, ये चीज ध्यान देने वाली है, ए से 2b बन रहा है रिएक्शन के अंदर 300 केल्विन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए वरना हमारा के ही बदल जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ गए ना, 300 का कोई मतलब नहीं है, इसको तो खत्म करो। इफ 10⁻⁵ मोल ऑफ ए के मोल दे रखे हैं, ए के मोल दे रखे हैं 10⁻⁵ कितना 10 लीटर में, अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से कितना आ जाएगा 10⁻⁶ मोल की जगह क्या आएगा, ये मोलैरिटी बन गया, एम बन गया मोलैरिटी, मोल पर लीटर। यस गाइस, मोल दे रखे थे ऊपर, नीचे था लीटर, 10 लीटर सॉल्यूशन टोटल, मोल पर लीटर आ गया, मोलैरिटी बन गया कि नहीं बन गया, यानी कंसंट्रेशन बन गया, समझ में आ रहा है। तो ये दे रखा था मोल ए के, और 100 मोल ऑफ बी, बी के मोल दे रखे हैं 100, कंसंट्रेशन वही 10 लीटर में, 10 ही लीटर में है बी भी, तो कंसंट्रेशन आ गई कितनी 10 मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन 10 मोलैरिटी आ गई इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन हमें पता लगी, ध्यान रख लेना अब, ठीक है। अब उसने क्या कहा, देन द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन टेम्परेचर इज, सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के बी की वैल्यू उसने बोला कितनी है, पी इंटू 10⁻⁻11 है, ये है, मतलब यही निकालना है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है ट्रू, तो ये अब हमें नहीं समझ में आया ये क्या दे रखा है, बट वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p इक्वल क्वेश्चन मार्क, अगर ये पूरी वैल्यू निकल जाए केबी की तो पी भी निकलाएगा, पी निकला है तो 2p भी निकलाएगा। हाँ बेटा, समझ में आया सबको। यस सर। तो फिर कैसे निकलेगा, के एफ बाय के बी पता है आपको, दोनों का डिवाइड पता है कि नहीं पता, क्या होता है, के सी होता है, यस सर। के एफ बाय के बी, तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी, दोनों की वैल्यू पता है, वो होता है के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के सी क्या होता है अभी, के इंटू, के सी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक और वैल्यू थी, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यस, यही था कि नहीं था। यस सर। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है कि नहीं दे रखी भाई, ये रही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ये रही, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ये रही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है, रेज टू देयर पावर दे रखी है, इक्वेशन देखो, ए की पावर है 1, बी की पावर कितनी हो जाएगी 2, बी के आगे सर 2 लगा हुआ ना, तो वो 2 जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो केसी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों का डिवाइड करके केसी निकल गया। और केसी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, के एफ बाय के बी कर दो तो भी केसी निकल गया। यस सर। तो फिर यहाँ आ जाते हैं हम, सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो हमें पता है के एफ बाय के बी जो है वो के सी होता है, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये हटा रहा हूँ, ठीक है। के एफ बाय के सी, ये गलत दिया हुआ है, के एफ बाय के सी होता है, वो के सी होता है। और के सी इक्वल हमें क्या पता है, एक और चीज पता है, के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, तो बी आएगा, प्रोडक्ट बी, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल रखी है हमने। हाँ भाई, यस सर। तो ये बन गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों केसी हैं, तो के एफ बाय के बी इक्वल हो जाएगा उनकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का डिवाइड ये रहा, कंसंट्रेशन का डिवाइड ये रहा, इसको यहां से हटा रहा हूं, नहीं ये नहीं लगेगा इसमें, सॉरी, इसमें ये लगेगा के ए बाय बी स्क्वायर, है ना, उल्टा कर दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आएगा, सब उल्टा कर दिया, ये गलत है, ये गलत है, इट विल कंफ्यूज यू, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको मत देखना, काट रहा हूं मैं यहाँ से, सीधी और साफ चीज। अब देखो के एफ, के क्या होता है, के सी इक्वल के एफ बाय के बी, के एफ बाय के बी, ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया इसने, ये के सी ही है, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है फिर से,
क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। वैल्यू भरी हमने फर्स्ट इक्वेशन की, KF और KV क्या था 1.5 और KF कितना है P इंटू 10⁻⁵। यस बेटा, क्लियर है, ये क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 ही फिर से है, बस और कुछ नहीं है। यस सर। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ गई, 2 ऑलरेडी वो रही, तो 1 और 2 को इक्वल कर दिया, P की वैल्यू आ गई, 2P की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। यस, क्लियर है, यस सर। है ना, बस यस सर। ये चीज गलत है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। पीछे वाले फॉर्मूलों को ही डायरेक्ट यूज करा, KC और KB आपस में इक्वल कैसे होते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल इन इट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑफ द पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू निकालनी, तो उसको बोलते हैं KP, नॉट KC, दैट इज KP। तो ये देखो, ये रहा KP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, क्या आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूं आपको, KP इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में दूसरा प्रोडक्ट, अगर ABCD ये वाली इक्वेशन है तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ABCD वाली, मल्टीप्लाई में D आ जाएगा, डिवाइड में आएगा रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ A और दूसरा रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ B, और ये सब के सब क्या होने चाहिए, ये पहले कंसंट्रेशंस में थे, अभी ये ऑल इन प्रेशर टर्म, प्रेशर टर्म, ठीक है, बस पहले कंसंट्रेशन टर्म में थे, प्रेशर में, तो इसने देखो कैसे लिखा, प्रेशर ऑफ C रेज टू देयर पावर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D रेज टू देयर पावर ऑफ D, प्रेशर, अब आगे डिवाइड आ गया है ना, प्रेशर ऑफ A रेज टू देयर पावर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B रेज टू देयर पावर ऑफ B, क्लियर है, यस और नॉट। तो मैंने सारों को एक ही Yes, बार में sir. प्रेशर लिख दिया, बात ही खत्म कर दी बेटा, एक ही बार में प्रेशर लिख दिया तो KP अपना डायरेक्ट आ गया, तो ये अच्छे वाला मेथड है, सीधा सीधा हो जाएगा, है ना, तो ये सीधा आप KP लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। KC KP के बीच में रिलेशन करेंगे तब भी कुछ ऐसा ही कुछ हम सिंपल सीधा सा करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन दे रखा है, ए सैंपल ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस, प्योर नाइट्रोजन गैस का सैंपल, ठीक है, प्योर नाइट्रोजन गैस का आपके पास में NO2 है, प्योर NO2 गैस का सैंपल 1000 केल्विन पर डिकम्पोज होता है, 1000 केल्विन पर, NO2 है, 2 NO2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी, 2 NO2 NOO2, इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP इज, KP दे रखा आपको 100 एटमॉस्फेयर, एनालाइज शो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.25 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम, NO2 का इक्विलिब्रियम के ऊपर उसने गिवन है, NO2 का पार्शियल प्रेशर कहता है इतना है, N की वैल्यू बताओ, तो कितना है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2NO2 और ये बनाएगा एरो इधर और ये इधर, 2NO प्लस O2, ठीक है, बैलेंस्ड है, सब गैस में है। तो देखो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 0 था तो मान लो कि NO2 का प्रेशर था P0, समझ में आ रहा है, ये मैंने माना है, ठीक है। हाँ, ये अब आपको हर इक्वेशन के लिए, ये भी हर इक्वेशन के लिए चाहिए होगा, जैसे परसेंटेज चाहिए होती है, वैसे तो इस इक्वेशन को, इस ये कह सकते हो, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा याद रख लेना, P0, और इधर क्या था भाई, इस तरफ इसका प्रेशर कितना था 0, इसका भी 0, क्योंकि टाइम तो 0 था। अब मान लो एट टाइम T, मतलब अब टाइम 0 नहीं है, कुछ है इसकी वैल्यू, तो कुछ प्रेशर कम हो गया, P0 का कुछ प्रेशर कम हो गया, कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूं कि X कम हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली NO का X बढ़ गया होगा और O2 का भी X बढ़ गया होगा। अब आप कहेंगे सर X टोटली X बढ़ सकता है, 2X कैसे बढ़ सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं है, NO के सामने जो 2 लगा हुआ है ये 2X ही बढ़ेगा, NO2 के सामने भी 2 लगा हुआ था तो ये 2X ही घटेगा। अब ये चीज समझ में आई क्या किसी को कि ऐसा क्यों होगा, ये बिल्कुल जैसे हमने शुरू में परसेंटेज किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बताऊं कैसे है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप लोग फिर खुद आसानी से समझ जाओगे। मान लो ये NO2 जो है वो 2 मोल है, ठीक है, इसमें से इसका 1 मोल प्रेशर घट गया, 1 मोल घट गए 1 मोल, हाँ बेटा समझ में आ रहा है, जल्दी से हाँ भरिए, मुझे दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है फटाफट, जे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अपना माइक ऑन रख सकते हो। तो ये 1 मोल उसका प्रेशर घट गया, तो इसका भी तो 1 मोल बढ़ेगा ना, यस,
यस सर। और इसका Yes, भी sir. इसका भी 1 मोल बढ़ेगा हमारे हिसाब से। बट देखो जितना ये बढ़े, जितना ये घटा उतना ये बनता है। ये 2 मोल घटा तो ये 2 मोल बनता है, बट ये तो आधा मोल बनता है ना उसका। ये 2 मोल था तो ये आधा बनेगा, तो ये 1/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो हम क्या करते हैं कि मैंने कहा ये 1 मोल बढ़ेगा, मैंने ये कह दिया, तो इसका मतलब ये 2 मोल बढ़ेगा, इसका डबल बढ़ेगा भाई, है ना? और इसका मतलब ये भी 2 मोल घटेगा। सीधी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने ये जो 2x करा है, ये 2x करा और ये x किया, ये इसका रीजन यही है। क्लियर है बेटा? तो जब भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो इसको ध्यान से सोच के देखिएगा कि किसका क्या 1 मोल घट रहा है, किसका क्या 1 मोल बढ़ रहा है, और आपको ये समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास टी टाइम के बाद में कंसंट्रेशन आ गई। तो केपी अब निकालना है मेरे को। केपी क्या होता है भाई, बताओ जरा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो कंसंट्रेशन ये 2x है, पावर ऑफ ये कंसंट्रेशन है, याद रख लेना, या प्रेशर कह लो इसे, और पावर कोफिशिएंट की 2 था इसके ऊपर तो 2 लग गया, मल्टीप्लाई में दूसरा प्रोडक्ट और उसका कोफिशिएंट कितना है, ऑक्सीजन 1 मोल है, याद रख लो यहाँ पे 1 मोल लगा हुआ है। यस बेटा, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना बच गया टी टाइम के बाद, 2px, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, याद रखो, बैलेंस इक्वेशन जरूर देखनी है। कोफिशिएंट है 2 मोल तो लग गया 2। अब जरा ध्यान से देखो, x क्या है भाई, O2 की कंसंट्रेशन। पीछे देखो जरा, क्वेश्चन में क्या कहा था, O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है महाराज ने। ये कह रहा है O2 जो है 0.25 है, तो O2 की कंसंट्रेशन भर सकते हैं, x इक्वल 0.25 गिवन। ठीक है बेटा? तो यस सर। x की वैल्यू भर देंगे। केपी ये भी गिवन है, कितना है केपी? केपी उसने बोला था 100 एटीएम है, तो केपी जो है ये भी 100 एटीएम, ये भी गिवन है 100 एटीएम गिवन। ये दोनों चीजें गिवन है, दोनों चीजों की वैल्यू भरेंगे तो पी नोट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो पी नोट की वैल्यू निकाल लो। पी नोट की वैल्यू निकालने के बाद पी नोट की वैल्यू भर दो। किसमें भरोगे पी नोट की वैल्यू? जो लास्ट में उसने कहा था, उसने पी नोट निकालने के लिए बोला था एन एन NO2 जो है वो इक्वल है पी नोट के, नीचे लगाते हैं क्या, ऊपर ऊपर लगाते हैं पी नोट। मैंने यहाँ नीचे लगाया क्या? नीचे लगा दिया, ऊपर लगेगा पी नोट। चलो नीचे भी लगा लो, कोई बात नहीं, हम नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यानी पी नोट ही वो NO2 है, तो पी नोट की वैल्यू आ गई। तो पी नोट की वैल्यू को इक्वल कर दो, कितना है, इसने बोला n इंटू 10⁻³ तो अब यहां से n की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास गाइज। यही था सारी क्लास में। इन्होंने ये 3-4 स्टेप करके कर रखी है, इस बात से मेरे को कोई मतलब नहीं है। n की वैल्यू 25 आएगी या जितनी भी आएगी वो आपको निकालनी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इतना ही था, इसके अलावा हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर